नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो सब बढ़िया, चकाचक। ओके, फाइन। तो आई थिंक अब क्लास हमारी स्मूथली बहुत अच्छे से चलने वाली है, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी हेडेक के। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो कल की क्लास से थोड़ी आगे वाली क्लास है। कल हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, डायमंड स्ट्रक्चर, और भी बहुत सारे तरह के स्ट्रक्चर थे, हेक्सागोनल, नॉर्मल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और वो सब थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्वर्णा। अब आज वाली जो क्लास है ना तुम्हारी, वो है थोड़े आगे वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में। थोड़े आगे वाले स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में मैंने कल भी आपको एक डिफरेंस समझाया था। सिंपल सी बात है, डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। ठीक है, डिफरेंस केवल इतना सा है कि आप लोगों ने डायमंड तो पढ़ लिया, नॉर्मल हेक्सागोनल भी पढ़ लिया। ठीक है ना? हाँ, तुम बोल कर आओ, तब तक मैं थोड़ा बच्चों को पहले की क्लासेस के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ। तो मैं आपको बस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बातें बता रहा था। मेरा टारगेट ये है कि कल तक हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना? असाइनमेंट्स आप लोग कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट्स करने बहुत जरूरी है, वहीं से प्रैक्टिस होगी आप लोगों की असाइनमेंट से। और सबसे बड़ी बात, सबसे गहरी बात, असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस को एनालिसिस करना। क्योंकि केवल जो असाइनमेंट में दे रहा हूँ वही सवाल एग्जैक्टली एग्जाम में नहीं आने वाले। ठीक है ना? आपको उनका एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी है ना, वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग कृपया उसका एनालिसिस करें कि कैसे वो सवाल का सॉल्यूशन हुआ है। और अगर कुछ और तरह का सवाल एग्जाम में आता है तो हाउ यू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसीलिए मैं तरह तरह के सवाल आपको करवा रहा हूँ, सीधे इजी क्वेश्चन से लेके हार्ड क्वेश्चंस तक। गेट लेवल, बार्क लेवल, सेट लेवल से लेके टीआईएफआर, आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट तक का लेवल में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और जेस्ट तो खैर सदाबहार है ही सही। तो इसीलिए हर तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए बी मोटिवेट। ठीक है, और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस में कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए कंटेंट का पता होना, कंटेंट का याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? दैट्स वाई आप लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। ठीक है, डेंसिटी वाला काम हम लोग कर चुके थे। इसके अलावा डायमंड हम लोगों ने किया था। ठीक है, उसके अलावा अब आज हमको करना है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, मेनली क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत मतलब सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, डायमंड और हेक्सागोनल, बस यही होते हैं। इसके अलावा ये NaCl, CaCl तो एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स में आते हैं। तो पहले हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी एक टेबल बनाएंगे कंप्लीट, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर वो 5 ही होते हैं, उसके अलावा नहीं होते हैं। इसके अलावा NaCl, CaCl स्पेशल टाइप में आते हैं, कुछ क्रिस्टल की कैटेगरी में आते हैं। दैट्स वाई उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलो भैया, निकेत आ गया? ठीक है, तो जयश्री बाद में ज्वाइन कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अनिकेत आ गया। गुड मॉर्निंग अनिकेत। ठीक है, चलिए। तो अब अगर अनिकेत आ गया है तो मैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक शुरू कर दूं। मैं वही दे रहा था, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर शुरू कर देना चाहिए। हेडिंग दो, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर।
हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो कल आपने नॉर्मल हेक्सागोनल तो खैर पढ़ लिया था, नॉर्मल हेक्सागोनल में और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड में डिफरेंस भी कल आपने देख लिया था कि जो तीन एटम्स होते हैं ना बीच में इंटीरियर, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ही काम करते हैं, अदरवाइज सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। फिर भी मैं आपको एक बार को समझा दूंगा। जैसे मान लो ये लीजिए, ये ऊपर की एक सरफेस है जिसमें 6 एटम्स होते हैं, ठीक है। और ऐसी ही एक सरफेस नीचे भी बनाई जाती है, ऐसी ही एक जो प्लेन है वो एक ऐसा प्लेन नीचे भी डिजाइन किया जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये नीचे वाला प्लेन हो गया तुम्हारा, ठीक है। ओके, गुड। नीचे वाला प्लेन थोड़ा छोटा बनाया है मैंने, बट तुम लोग समझ जाओगे कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके प्लेन के सेंटर पे एक एटम रखा होता है, इस तरीके से, ठीक है। बाकी 6 एटम्स इनके कॉर्नर्स पे रखे होते हैं इस प्लेन के, 1 2 3 4 5 6। ऐसा ही एक प्लेन ऊपर भी है और सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जस्ट लाइक दिस। ओके, इसके भी 6 कॉर्नर्स होते हैं और 6 कॉर्नर्स पे 6 एटम्स बहुत स्मूथली, बहुत क्लियरली अरेंज्ड होते हैं। ये एक सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहलाता है जो हम लोगों ने समझा था। इस सिंपल हेक्सागोनल के अंदर अगर आप लोग क्या करोगे, इन दोनों एटम्स को कनेक्ट करने वाली जो एक्सिस है उसके सेंटर पे एक एटम रख दीजिए और उसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर और नीचे यहाँ पर 2 एटम्स रख दीजिए। तो कुल मिला के 3 इंटीरियर एटम्स अगर यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा रख देते हैं तो ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कैटेगरी में आ जाएगा, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। अब समझाते हैं। एक्चुअली हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है ना, ठीक है, वो बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है ए बी टाइप का प्लेन, ठीक है। ए बी टाइप का प्लेन ही आपको प्रोवाइड करता है। ए बी का मतलब ये होता है कि ये बीच में जो एक प्लेन आपको मिल रहा है ये हेक्सागोनल प्लेन कहलाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हेक्सागोनल प्लेन कहलाता है, दिस इज द हेक्सागोनल प्लेन, ठीक है। हेक्सागोनल प्लेन ये एक प्रकार का प्लेन है, दिस इज वन टाइप ऑफ प्लेन। इसको ए टाइप का प्लेन भी आप लोग बोल देते हो। ये जो बीच में आपको मिल रहा है ना, ये बी टाइप का प्लेन है और फिर नीचे वापस से ए टाइप का प्लेन आपको मिल जाएगा, मतलब एज इट इज ऊपर वाला प्लेन ही नीचे रिपीट होगा। तो इसको हम बोल देंगे हेक्सागोनल प्लेन और इसका टाइप भी वापस वही ए होगा। तो देखो प्लेन ऐसे रिपीट होता है, ए टाइप का प्लेन, फिर बी टाइप का प्लेन, फिर वापस से ए टाइप का प्लेन। इस तरीके से ए बी टाइप का प्लेन यहाँ पर रिपीट होता है, ठीक है ना। अब जो देखो ये जो डायमेंशन है इसे सी डायमेंशन कहा जाता है, जो इसकी हाइट होती है ना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की जो हाइट होती है
इस हाइट को हम सी टाइप का प्लेन कह सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एबी टाइप के प्लेन के बारे में समझाता हूँ। एबी टाइप का प्लेन ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि एक्चुअल में कोई लेयर ऐसी बनी हुई है जो ए टाइप की है। एक्चुअल में जो लेयर है वो कुछ ऐसी बनी है जो ए टाइप की है, जस्ट लाइक दिस। ये कोई ए टाइप की लेयर है सपोज, ये कोई ए टाइप की लेयर है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर मैं अरेंज कर दूं कोई बी टाइप की लेयर, कैसे अरेंज कर देंगे? ऐसे इसके ऊपर एक बी टाइप की लेयर और चढ़ा दो आप, ऐसे करके। ओवरलैप हो गई है, तो रुको एक मिनट। ओवरलैप नहीं करनी, इसको टच करना है बस, है ना? ये टच करना है और इन दोनों को टच करते हुए फिर यहाँ पे टच करना है। हाँ, तो ये ए बी टाइप का लेयर हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को डिजाइन करके आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे एक लाइन खींच दो, फिर इसके सेंटर से ये एक लाइन खींच दो, फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर पे एक लाइन होगा, और ये एक लाइन होगा, और ये भी एक लाइन होगा। इस तरीके से इसके सेंटर से इसके सेंटर पे भी एक लाइन होगा। तो ये हेक्सागोनल टाइप इस तरह से प्लेन क्रिएट होता है। कोई बात नहीं, तुम सेट का एग्जाम दे लेना और कल की क्लास की, वैसे ही मैं कल की क्लास मॉर्निंग में नहीं लूंगा, तुम डोंट चिंता मत करना, है ना? कल मैं रात में लूंगा क्लास 8 बजे, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है सारे बच्चों का सेट का एग्जाम है, और मेरे हिसाब से कल जेस्ट का एग्जाम भी है, ठीक है ना? तो इसीलिए कल वाली क्लास में रात को 8 बजे लूंगा, ताकि जितने बच्चे लाइव आना चाहें वो लाइव आ सकते हैं रात को 8 बजे, है ना? तुम्हारा नुकसान नहीं होने दें किसी का भी। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आखिर ये एचसीपी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है। फटाफट से एक बार लिख लेते हैं। सो हेडिंग तो अपन ने दे ही दिया था, यहाँ पे लिख दो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिखते हैं एचसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। लिखो अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिखाऊंगा मैं, मतलब इसे लिखाऊंगा अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर atoms are lying at, और इन आएगा फिर तो जमेगी की लैंग्वेज। इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर atoms are lying at 12 corners, है ना? तो 12 तो हो गए ना, 6 ऊपर के 6 नीचे के 12 हो गए। टू फेस सेंटर, वो भी आपको दिख गया होगा ऊपर नीचे के फेस में, टू फेस सेंटर एंड 3 इनर पोजीशन, वो मैंने आपको दिखाई दिया, उस 3 इनर की वजह से ही वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर था। एंड 3 इनर पोजीशंस, एंड 3 इनर पोजीशंस, ठीक है ना? और वो इस तरह से हमें होता है जैसे कि ट्राइंगल हो। सो इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, सो ट्राइंगल की फॉर्म में ये बेटा जमे हुए रहते हैं। ये क्या होता है? ट्राइंगल की फॉर्म में तीनों आइटम जमे होते हैं इन हेक्सागोनल यूनिट्स है, इन हेक्सागोनल
यूनिट सेल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो क्लोज्ड पैक्ड है ना, इसका मतलब तुमको पता होना चाहिए आखिर ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर जो है ना, वो किस चीज को समझा रहा है। ठीक है, तो आप लिखो द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर टर्म, या फिर लिखो द टर्म क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, द टर्म closed packed structure means tightly packed, means टाइटली पैक्ड। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। क्लोज्ड पैक्ड का मतलब क्या हो गया, एकदम टाइटली पैक्ड हो गया। अब अंतर क्या होता है, क्योंकि लगभग लगभग ये एफसीसी के बराबर ही पैकिंग फ्रैक्शन रखता है। अभी अपन निकालेंगे ना पैकिंग फ्रैक्शन, तो इसका भी 74% ही आएगा, सेम एज द एफसीसी। बट अंतर क्या होता है एफसीसी में और एससीबी में, तो वो स्ट्रक्चर का अंतर होता है। ठीक है, एफसीसी हैव सीक्वेंस, एफसीसी हैव सीक्वेंस ए बी सी, तीनों लेयर अलग अलग होती है, फिर ए बी सी और ए बी सी, इस तरह के सीक्वेंस में आपका एफ सी सी चलता है। एक लेयर ए टाइप की, दूसरी लेयर बी टाइप की, तीसरी लेयर और तीसरी तरह की सी टाइप की। जबकि एच सी पी जो होता है ना, एच सी पी हैव सीक्वेंस ए बी ए बी ए बी, तो इसमें ये ए बी ए बी ए बी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है बेटा। नाउ दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसके कुछ पैरामीटर्स निकालना चाहूं, ठीक है ना, तो वो कैसे निकलते हैं। पैरामीटर्स का मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल सकते हो। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालो, नंबर वन। नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालो इसके। तो सिंपल सी बात है, जिसे आप एन इफेक्टिव बोलते हो बार बार, ये ना, इसी को हम एन इफेक्टिव बोलते हैं ना बेटा। तो एन इफेक्टिव मतलब जैसे मान लो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो इसमें अभी आपको बताया था मैंने कि हेक्सागोनल के अंदर जो ये जो फेज होता है ना बेटा, ये फेज, इसमें इस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है, जो फेज के सेंटर में है उसका 1/2 होता है, और जो इंटीरियर है उनका पूरा पूरा 100% कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस कंट्रीब्यूशन को याद रखते हुए हमारे पास कॉर्नर पे 12 आइटम्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/6 है, 2 एटम्स हैं फेस के सेंटर पे, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 है, और 3 एटम्स इंटीरियर हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सिंगल पूरा 100% है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं 6 एटम्स पर यूनिट सेल। ये इसका पहला पैरामीटर होगा, 6 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। एक बार और देख लो, है ना। हाँ जय जी, आ गए तुम, क्या बात है। कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। ठीक है, अब ढंग से पढ़ो। ओके, तो पहला पैरामीटर हम निकाल चुके हैं जिसका नाम है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, बहुत अच्छा पैरामीटर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए बी लेयर आपने कुछ कर रखी है, मैं फिर से बता दूं ए बी लेयर क्या होती है। ए बी लेयर का ए मतलब कि जो ऊपर की लेयर हो गई वो ए टाइप लेयर हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद आप लोगों ने बी टाइप की लेयर कुछ करी है, बी टाइप की लेयर मतलब ये वाली लेयर।
जो इंटीजर एटम वाली ये बी टाइप की लेयर कहलाती है। फिर उसके बाद फिर आपने ए टाइप की लेयर पुट कर दी, तो इस तरह से ए बी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आप लोग निकाल चुके हो। अब हम लोग अगला पैरामीटर्स निकालते हैं कि इसमें है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है ना, या फिर कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले एक काम करते हैं। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ठीक है ना। तो वो होते हैं यहाँ पे 2r इज इक्वल टू ए, बिकॉज सी जो होता है ना वो बहुत ऊपर होता है। तो जो भी हमारे पास डिस्टेंस होगी सबसे नजदीकी वो ए टाइप की होगी। मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप लोग सोच रहे हो कि सर बीच वाला आइटम a/2 पर होगा, तो नहीं, ये भी a पर होता है। तो यहां से यहां तक का भी a डिस्टेंस होता है, यहां से यहां तक का भी a डिस्टेंस होता है, बाकी सब सिमेट्रिक होता है। तो आप समझ लो ऊपर का जो पार्टिकल है वो थोड़ा दूर होता है। अभी मैं आपको सारे पैरामीटर्स मैथमेटिकली कैलकुलेट करवा दूंगा, बट जो सबसे नजदीकी है वो a डिस्टेंस पर ही होगा यहाँ पे, नो डाउट। तो शॉर्टर डिस्टेंस तो इसकी a ही आएगी, ठीक है ना। चलिए नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। तो अगर मैं सेंटर के एटम को रेफरेंस एटम मानता हूं, ठीक है ना, तो हम ऐसा मान लेते हैं इफ सेंटर एटम इज रेफरेंस एटम, इफ सेंटर एटम मतलब कि एक तरह से फेज के सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, इज रेफरेंस एटम, तो उसके एक फेज में 6 एटम तो आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। सो देर आर 6 एटम्स around the center atom of the phase. So if center atom is reference atom, the coordinate number is 12. The coordinate number is 12। आई बात समझ में? समझाते हैं आपको। जैसे मान लो ये हमारे पास सेंटर एटम है, इसके अराउंड 1 2 3 4 5 6 6 एटम्स हैं। तो इसके नीचे भी तो कोई लेयर होगी, उसमें भी 6 एटम्स होंगे। तो बस 6 और 6 कितने हो गए? 12। सो 6 + 6 इज इक्वल टू 12, वी कैन से दैट, ठीक है। सो 12 एटम्स हमारे पास अब आराम से हो गए, ठीक है, अगर हम सेंटर एटम को मानते हैं तो। ओके, नेक्स्ट चीज, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं इसमें सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस निकालो, तो एक के बाद जो सबसे ऊपर डिस्टेंस है ना वो सी है। तो क्या बोलते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नियरेस्ट और नेबरिंग डिस्टेंस वो यहां पर होने वाली है सी। ओके, सी होगी यहाँ पे, जो कि हाइट ऑफ द यूनिट सेल होगी, विच इज द हाइट ऑफ द यूनिट सेल, हाइट ऑफ यूनिट सेल। हालांकि सी और ए में एक परफेक्ट रिलेशन भी होता है, नो डाउट, ठीक है, वो मैं आपको लिखा दे रहा, ठीक है। जरूरत तो नहीं है वैसे उसको निकालने की, बट आपको याद रखना पड़ेगा वो, है ना, वो सी और ए का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे ना, तो पैरामीटर्स की अगर बात को, यूनिट सेल पैरामीटर्स, यूनिट सेल
पैरामीटर्स, मतलब कि ए और सी ही तो इसमें मेन पैरामीटर्स हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर ए और बी तो क्या बराबर होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सी बराबर नहीं होता है, इसलिए सी को अलग तरह से बिहेव करवाना पड़ता है। अगर एंगल की बात करें तो अल्फा और बीटा का जो एंगल है वो तो 90 होता है, बट जो तीसरा एंगल है जो सी की वजह से बनता है वो 120 डिग्री यहाँ पर होता है। थोड़े से पैरामीटर्स यहाँ पर गड़बड़ से होता है। ठीक है, सी अपॉन ए का जो रेशियो होता है, इनमें एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको डायरेक्टली लिखा रहा हूँ, हालांकि मैं आपको उसको मैथमेटिकली सोल्व करवा दूंगा, बट देर इज नो नीड टू लर्न दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, 1.63 होता है वो, है ना। तो बोलो, तुम कहो तो इसको निकलवा दूं, वरना तो तुम डायरेक्टली याद रखना, बोलो क्यों बच्चों। सी अपॉन ए तुमको निकालना है या फिर डायरेक्टली याद रख लोगे? आगे बढ़े, क्योंकि तुम्हारे निकालने का काम तो आएगा नहीं। ठीक है, बट निकालना कोई कठिन काम है भी नहीं, सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। याद तो खैर रखना ही है। हाँ, डायरेक्टली याद तो खैर तुमको रखना ही है, नो डाउट, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। देखो देवश्री, तुम्हारे लिए मैं बता दे रहा, ऐसी बात नहीं है, 2 मिनट लगेगा मुझे बताने में। नीचे का कोई फेस आप ले लो एक, जैसे आपने नीचे एक ट्राइंगल आपको क्रिएट करना है, ये नीचे की 2 फेस है और ये बीच वाला आइटम है, एक कोई भी ट्राइंगल ले लो, नीचे के फेस में 6 ट्राइंगल हैं, 6 ट्राइंगल में से कोई भी एक ट्राइंगल आप ले लो। यहाँ पर ऊपर का एक फेस है, उसका सेंटर है मान लो, और नीचे का ये वाला फेस सेंटर है। सो दिस इज द फेस सेंटर ऑफ लोअर सरफेस, दिस इज द फेस सेंटर ऑफ लोअर सरफेस, this is the face center of upper surface, and there is the distance between both these centers is simply called c, that is the height of the unit cell. Okay, अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि बीच में कहीं पे मैं एक कोई जो लेयर बना रखी है मैंने 3 एटम्स की, याद है 3 इंटीरियर एटम्स मैंने यहाँ पर माने हुए हैं, तो उसकी लेयर मैंने बना रखी है, तो ये डिस्टेंस सिंपली c/2 यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, 2 एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो सिंपली हमारे पास होता है ए। अब आप क्या करो, यहाँ पर छोटा सा एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए इन एटम्स का बीच का डिस्टेंस भी ए होता है, इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी ए होता है, और इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी ए होता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर देखना चाहो तो इस एटम से इस एटम के बीच का डिस्टेंस भी आपको ए ही मानना पड़ेगा, इस एटम से इस एटम की डिस्टेंस भी आपको क्या लेना पड़ेगा, ए ही होता है, 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे सी और ए में क्या चाहिए, मुझको रिलेशन चाहिए, है ना। सी और ए में चाहिए रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, जो a/2 है ना, वो इसके सेंटर से है, a/2 जो है वो इस, सॉरी c/2 जो है वो इसके सेंटर से है। ओके, तो हमारे पास कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा आपको ट्राइंगल रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, सिंपल ट्राइंगल रूल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल लेते हैं, रुको जो इजी पड़ेगा, क्योंकि 3-4 ट्राइंगल यहाँ पर है। तो मैं कोई भी एक ट्राइंगल लेना चाहता हूँ, चलो ये वाला ले लेते हैं ट्राइंगल, मैं एक बार ना इसके सेंटर से मानता हूँ, ये सेंटर है ना इसका, बिकॉज यहाँ से c/2 होती है डिस्टेंस इसके सेंटर से, तो मुझे ये चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये एंगल आपको देखना पड़ेगा, ये 30 डिग्री एंगल होता है, दिस इज द 30 डिग्री एंगल। ओके, तो इसको 30 डिग्री एंगल अज्यूम करके थोड़ा सा आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अगर ये ए डिस्टेंस है, तो एक बार इस ट्राइंगल को यहाँ दूर ले लो, ये डिस्टेंस मुझे बताओ, अगर तुम लोग बता सकते हो, ये 30 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये 60, तो ये भी 30 डिग्री एंगल होगा, ये ए डिस्टेंस है, तो √3/2 ए, आई थिंक, मेरे हिसाब से √3/2 ए आएगा। ठीक है ना,
एक बार रुको, एक बार मुझे वापस से a/√3 एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, इसे सेंट्रॉइड बोलते हैं एक्चुअली। तो एक बार मुझे 30 डिग्री से निकालना पड़ेगा इसको। तो ये sin 30 है, ये a/2 है। सो इस सेंट्रॉइड की ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जरा सा इसको कैलकुलेट कर, ये a/2 है, ठीक है, ये a/2 है और मुझे ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो एक तरह से तुम्हारे पास जब ट्राइंगल बनता है ना, तो 90 के सामने कितना होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, जिसे हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और एंगल के सामने जो होता है वो होता है लंब, लंब मतलब कि परपेंडिकुलर। सो ये परपेंडिकुलर, और अगर तुमको बेस निकालना है तो बेस ये हो जाएगा तुम्हारे पास। तो हमको क्या करना है कि के चाहिए। सो के और ए के बीच का एंगल मुझे करना पड़ेगा। तो अगर के और ए के बीच का एंगल मुझे निकालना है तो मुझे कोस का यूज करना पड़ेगा। सो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2, जो कि तुम्हारा बेस है, और खेर के तुमको निकालना ही है। सो कोस 30 को सिंपली ये बोलते हैं। तो तुम्हारा जो के है वो निकल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 2/√3 मल्टीप्लाई विद द, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई विद द a/2। सो मेरे हिसाब से a/√3 इसका वैल्यू आ गया। इज इट a/√3 इसका वैल्यू आएगा। सो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/√3। इज इट ओके? तो ये वैल्यू तुम्हारे पास a/√3 हो गई। अगर ये a/√3 हो गई, ये तुम्हारे पास a है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास c/2 है। तो तुम लगा दो इसमें पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगा दोगे ना, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस लगाते ही मेरे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू इस ये तुम्हारे पास क्या हाइपोटेनियस है ना, इज इक्वल टू c/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो है ना, इसको इसकी वैल्यू a/√3 यहाँ पे निकाली है। सो a/√3 का होल स्क्वायर। सो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो c² अपॉन 4 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा a² अपॉन 3, ठीक है। और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2a² अपॉन 3, 2a² अपॉन 3 इज इक्वल टू c² अपॉन 4। इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा c² अपॉन a² इज इक्वल टू 4×2=8, तो 8/3। और फिर लास्ट स्टेप ये वाली। तो अल्टीमेटली बात ये है कि आपको याद रखना है, निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ लर्न आपको ये रखना है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में जयोश्री? सिर्फ तुम्हारे लिए बताया मैंने कि तुमको ध्यान रह जाए। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, बोलो, ठीक है ना। लाइव क्लास का ये फायदा होता है, देखो तुमको अगर कुछ जानना हो एक्स्ट्रा में तो तुम ऐसे जान सकते हो। अब कुछ अगर रिकॉर्डिंग वाले बच्चे होंगे तो उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना हुआ तो वो जान भी नहीं सकते। ठीक है, ओके, छोड़ो इसको, थोड़ा बहुत था आ गया। अगला पैरामीटर हम लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स की बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स। डिस्टेंस तो आप लोग निकाल चुके हो कि सी होती है, बट नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं वो दो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोगों ने क्या बोला है कि ऊपर की तरफ सी डिस्टेंस पर कोई एटम है, तो भैया नीचे की तरफ भी तो होगा सी डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं, तो ऊपर नीचे दो हो गए ना, इसलिए दो आएंगे। डिस्टेंस तो क्या आप निकाल चुके हो।
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको निकालना है इसमें पहले। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अभी कुछ दिन पहले मैंने असाइनमेंट करवाया था, उसमें मैंने निकलवाया था हेक्सागोनल का यूनिट सेल का वॉल्यूम। मैं फिर निकलवा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, नीचे वाला एरिया बेस कहलाता है, तो नीचे वाले बेस का एरिया निकाल लो, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया तुम्हारा काम। तो वो मैं करवा चुका हूँ वैसे तो असाइनमेंट में, बट फिर भी नोट्स में करवाना पड़ेगा मुझे। सो एरिया ऑफ बेस पार्ट, क्योंकि थ्री डी स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम कंटेन करेगा, तो आप क्या करोगे, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अरे यार, कभी कभी ना इस हाइट की स्पेलिंग में भी कंफ्यूज होता है, चेक कर लेना। HEIT आता है, HIAT मेरे हिसाब से HEIGST होता है। तो देखो, इतने छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं ना मेरे को। तो नीचे वाले बेस पार्ट का आपको एरिया निकालना पड़ेगा पहले। तो मैं आपको पहले बेस पार्ट दिखा दे रहा। बेस पार्ट कुछ इस प्रकार का है। मुझे पहले इसका एरिया चाहिए, फिर मैं इसके एरिया में हाइट का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब जाके आपका वॉल्यूम निकलेगा। ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड का बेस पार्ट कहलाता है। अब इस बेस पार्ट के मैं 6 टुकड़े कर लेता हूं, क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। सो दिस बेस पार्ट इज सिंपली डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अगर मैं किसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं, तो एक लाइन लिख लो, द बेस प्लेन इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। द बेस पार्ट is made up of 6 equal triangle। ठीक है, तो आप क्या करो, एक सिंगल सा एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। इसकी हाइट आप लोग देख लो, मान लो h है। आपको ये बात पता है कि ये a है, ये a है, और इसको दो पार्ट में आपने तोड़े तो फिर ये a/2 हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। सो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर आप देखो बेस क्या हो गया उसका, वो तो आपका हो गया बेस, तो आपको दिख रहा होगा कि बेस तो उसका a/2 है। बट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ये a डिस्टेंस है, तो हाइट मतलब वही पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस में क्या होगा, a² माइनस a²/4 से आप हाइट निकाल सकते हो। तो मैं बहुत सिंपली तरीके से इसको बोलता हूँ कि 1/2 इंटू a/2 इंटू √3 a/2 आ जाएगा। √3 a/2 का मतलब √3/4 a², दैट्स इट। बोलो, ठीक है। तो ये तो एक ट्राइंगल का एरिया आ गया, और हमारे पास तो इसके अंदर 6 ट्राइंगल्स हैं। सो एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल, एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स इज सिंपली इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस पार्ट, एरिया ऑफ द बेस पार्ट। अब हमको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ट्राइंगल के एरिया से। जैसे आप ये करोगे तो 3√3 a² 2 आ जाएगा। तो 3√3 a²/2, ये तो मेरे पास एरिया ऑफ द बेस पार्ट हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होगा वो हो जाएगा 3√3 a²। ये तो ये बस मैंने क्या कुछ नहीं किया, केवल हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप चाहो तो इसको सी में हटा सकते हो और सिंपली जो है एक ही फॉर्म में ला सकते हो। ऊपर अभी आपने बोला सिंस c/a इज इक्वल टू √8/3, √8/3। तो वहां से थोड़ा सा आप लोग समझो कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि ये ऐसा होता है, इसका मतलब ये हुआ
आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सो 3√3 ए स्क्वायर अपॉन 2। अब सी को आप ए की फॉर्म में लिख दो। सो ए मल्टीप्लाई विद द रूट 8/3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 8 को आप 2√2 लिख सकते हो बेटा। सो 2√2 लिखते ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली कितना बचेगा, 3√2 AQ। बोलो ठीक है। सेकंड नियरेस्ट नेबर दो कैसे होंगे? अच्छा देखो अनिकेत, सेकंड नियरेस्ट नेबर्स दो इसलिए होंगे क्योंकि सी डिस्टेंस पर वो अवेलेबल है। जो सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो सी डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अब सी डिस्टेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सी डिस्टेंस जो है उस बेस पार्ट की ऊपर वाले पार्ट से हाइट होती है, ठीक है ना। तो सी डिस्टेंस ही सेकंड नियरेस्ट है। मैं वापस समझाता हूँ, इधर देखो, डायग्राम पे आता हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/8 होगा। ऐसा क्यों होगा? जरा करना कैलकुलेट एक बार। मैं एक बार फिर से तुमको दिखा दे रहा करके। अरे सॉरी, मैंने वो गलत लिख दिया। बेस पार्ट उसका a/2 नहीं है, ए है। ट्राइंगल का बेस पार्ट तो ये है ना, ये पूरा बेस है ट्राइंगल का। द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल इज ए। सॉरी भाई। अब ठीक है हीरो। ट्राइंगल का जो बेस है ना वो ए होगा, और हाइट जो है वो ये होगी। वो हाइट निकालने के लिए मैंने a/2 लिखा था वहां पर। अब ठीक है। ओके। अब बात आती है अनिकेत की। तो अनिकेत देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो क्यों होगा, क्योंकि हम लोग सेकंड नियरेस्ट निकाल रहे हैं बेस पार्ट से हाइट पे। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ये है, ये है, तो ये तुम्हारे पास नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट नहीं है, सेकंड नियरेस्ट ये है। तो इस वाले एटम की इस वाले एटम से सी हाइट है, ठीक है। ऐसा ही एक और पैक्ड स्ट्रक्चर नीचे की तरफ भी होगा। ऐसा ही एक और पैक्ड स्ट्रक्चर नीचे की ओर भी होगा। तो नीचे की ओर जो पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उसमें भी तो कहीं ना कहीं नीचे वाले बेस में जो है अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं एटम। जैसे इसके नीचे जो होगा तुम्हारे पास हेक्सागोनल, तो उसके भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा वो बीच में, है ना। दैट्स वाई दो ही एटम होंगे नियरेस्ट नेबर्स, फिर तो बाकी दूर दूर होंगे। अब मैं आगे आता हूं अगली वाली चीज पे जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो क्या निकाल लिया आप लोगों ने। अब इस वॉल्यूम के बाद में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात आती है, ठीक है ना। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात आती है। तो अगला पॉइंट है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, सेम फॉर्मूला जो अभी तक आप लिखते आ रहे हो। कौन सा फॉर्मूला बेटा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और एक एटम का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपके पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो 6 हैं, और आपने 2r = a भी लिखा हुआ है, तो इसको a/2 कर दो। और आप लोगों ने वॉल्यूम भी निकाला हुआ यूनिट सेल का 3√2 AQ। जरा कैलकुलेट करोगे ना इसको तुम, तो ये आ जाएगा π/3√2। और थोड़ा सा इसको अगर तुमने सोल्व किया तो 0.74, अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 74% इज द परफेक्ट वॉल्यूम। बोलो ठीक है। ये सेम वॉल्यूम जो है ना बेटा, ये एफसीसी का भी होता है, सेम वॉल्यूम होता है, ठीक है, एफसीसी में भी, ठीक है।
अब देखो, इसमें एक खास बात और है, जैसे डायमंड में कुछ स्पेसिफिक बात थी ना, ठीक है, इसमें भी एक स्पेसिफिक बात है। एक्चुअली इसमें क्या बात है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर और सिंपल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो सिंपल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर और डाई एटॉमिक लैटिस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? मैंने ये बात बोली, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, hexagonal closed packed structure has simple hexagonal simple hexagonal lattice. Hexagonal closed packed structure has simple hexagonal lattice and diatomic lattice. बस यही खास बात है कि इसको जो है ना, ये प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव बना देती है। ठीक है ना? ठीक है, ये जो लाइन मैंने आपको लिखाई है ना, ये लाइन इसको प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव की ओर लेके जाती है। कैसे लेके जाती है? इस लाइन की वजह से एक काम होता है इसमें, कि इसमें है ना, एक लेटिस पॉइंट पे दो एटम रखे होते हैं, जस्ट लाइक डायमंड। सो दिस हैज वन लेटिस पॉइंट, वन लेटिस पॉइंट एंड टू एटम्स। तो इसका मतलब हमारे पास अगर 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 लेटिस पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है ना? 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो होंगे, बट उसके अलावा 3 लेटिस पॉइंट्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी खास बात है जो आपको याद रखनी है अलग से। ठीक है ना? इसमें नहीं तो तुम लोग जो है उल्टा पुल्टा कर दो। सो हियर, number of atoms in primitive unit cell, number of atoms in primitive unit cell, in primitive यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। मतलब एक यूनिट सेल में दो एटम होंगे एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि so we have basis of two atoms, so we have basis of two atoms, so we have basis of टू एटम्स। मतलब कि एक लेटिस पॉइंट पे दो एटम रखे जाएंगे। बेसिस का मतलब क्या होता है? एटम्स। आप लोग क्रिस्टल कैसे बनाते हो? इसी लेटिस पॉइंट पर बेसिस को रख के बनाते हो। अब एक लेटिस पॉइंट पे एक एटम नहीं रखेंगे, इसमें एक लेटिस पॉइंट पे दो एटम रखे जाएंगे। तो ऐसा मतलब कि हुआ, इसकी जो बेसिस है वो दो एटम की होगी। दैट इज बेसिस हैव टू एटम्स। ये अलग से एक बात याद रखनी है आपको, बेसिस हैव two atoms, bases have two atoms। So lattice point in a unit cell of HCP, lattice point in a unit cell of HCP is equal to 3। क्योंकि 6 एटम्स होते हैं ना, तो 6 एटम के जस्ट आधे करोगे तो 3 लैटिस पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। 6 एटम्स के 3 लैटिस पॉइंट्स यहाँ पर परफेक्टली अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, सो वॉल्यूम ऑफ
प्रिमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल इसलिए कि टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें लैटिस पॉइंट का डिवाइड कर दो, क्योंकि प्रिमिटिव में एक ही लैटिस पॉइंट दो, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि कितना है 3√2 ए क्यूब अपॉन लैटिस पॉइंट्स, कितने लैटिस पॉइंट्स है, 3 लैटिस पॉइंट्स है हमारे पास। तो कुल मिला के हमारे पास ये सारा काम खत्म, कुल मिला के ये हमारे पास आ जाएगी √2 ए क्यूब, दैट्स इट। ये खास प्रॉब्लम हो गया खत्म इसके। ओके, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं हेक्सागोनल के अंदर। फिर तो नॉर्मल सी दो बातें हैं वो आपको लिखनी है और सिंपल एक टेबल क्रिएट करनी है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है ना। आज केवल 4 ही बच्चे लाइव हैं, मुझे लग रहा है कि बच्चे सुबह सुबह उठ नहीं पाते हैं, बट उनके लिए बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाएगी अगर बच्चे लाइव नहीं आते हैं। रोज रेगुलर लाइव नहीं आते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों लाइव आया करो, थोड़ा सा अच्छा रहता है तुम्हारे भले के लिए। ठीक है, मेरे सिलेक्शन बढ़ जाएंगे और तो कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम्हारे सिलेक्शंस को बढ़ाती है। तो कोशिश करा करो बच्चों, कुछ अगर खास मजबूरी ना हो तो जो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं वो 7:30 बजे उठ के थोड़ा लाइव आ जाए। ठीक है, क्योंकि खुद से पढ़ने में आलस आता है, खुद से पढ़ने में वो मन नहीं लगता है जो लाइव मन लगता है। ठीक है, सो बी लाइव। एग्जाम्पल देखो इसके क्या होंगे, मैग्नीशियम हो सकता है, सीडी हो सकता है, जेडन हो सकता है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होंगे। अब इन सब एग्जाम्पल्स के बाद में, इतना डिस्कशन करने के बाद में, अब एक खास बात मैं आपको समझा दूं कि एक टेबल में यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, वो टेबल सबको याद होनी चाहिए। फटाफट से समरी है वो इन सब स्ट्रक्चर्स की, और समरी को ही आपको याद रखना है, उस टेबल को ही आपको याद रखना है। वो शॉर्ट नोट्स में आप लोग बना लेना चाहो तो कुछ भी कर लेना, बट वो टेबल याद कर लेना। हाँ बिल्कुल अनिकेत, मुझे भी ये लग रहा है। नहीं, सोनिया तो क्या रेगुलर आती है, मैं उसकी नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो रेगुलरली एब्सेंट रहते हैं ना बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको क्या थोड़ा सा सही रहेगा कि अगर वो आए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इम्पैक्ट अलग होता है। हाँ वही जयोश्री, अनिकेत भी वही कह रहा है, एग्जाम की वजह से बच्चे लाइव नहीं होंगे। बट ठीक है, अपन की क्लास में 35 बच्चे एनरोल्ड हैं। ठीक है, 35 बच्चों में से मतलब रेगुलरली मेरे हिसाब से 10 बच्चे लाइव होते हैं, जहाँ तक आइडिया है मेरा डेली लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, 10 बच्चे एवरेज होते हैं, तो बाकी 25 बच्चे किधर हैं, 25 बच्चे बिजी हैं उनकी कह रहा हूँ मैं। ठीक है, जस्ट लाइक ओके। तो अब देखो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे आ, इसकी समरी की, और ये समरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बनाने जा रहा हूँ, फटाफट फटाफट क्रिएट करेंगे समरी। और ये समरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इस टेबल को याद रखना, जो हम लोगों ने कल पढ़ा और जो आज पढ़ा, 2 दिन जो पढ़ा उसकी समरी है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि आपको ये टेबल जो है याद हो जाए। प्रॉपर्टी, हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली डायमंड की प्रॉपर्टी सब मांगते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी में डायमंड मिल जाए उसकी तो मजे मजे आ जाए। ठीक है, चलो, तो प्रॉपर्टी पे एक लाइन खींच दो फटाफट से। सिंपल क्यूबिक का एक कॉलम क्रिएट कर दो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का एक कॉलम क्रिएट कर दो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एक कॉलम क्रिएट कर दो,
और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का एक कॉलम क्रिएट कर दो। ये टेबल याद होनी ही चाहिए सबको, चाहे ऊपर का 2 दिन का कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ठीक है ना। ऊपर के 2 दिन का मटेरियल कुछ याद रखो चाहे मत रखो, ये टेबल जरूर याद कर लेना बस। ये बड़ी काम की टेबल है, ठीक है। चलो पैरामीटर्स लिखते हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके। नंबर 1, टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल तो कोई बड़ी बात नहीं है, टाइप तो आप लोग को याद ही है। ये प्रिमिटिव होता है, ये नॉन प्रिमिटिव होता है, ये केवल यही प्रिमिटिव होता है क्योंकि इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक होता है ना, इसलिए। तो ये प्रिमिटिव होता है, बाकी सब नॉन प्रिमिटिव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और ये भी नॉन प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि उसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक होता है, बाकी किसी में भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक नहीं होता है। इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं 4, इसमें होते हैं 6, इसमें होते हैं अलग। खैर, मैं आपको बता दूं कि जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, और नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल का जो रेशो है, क्योंकि केवल एचसीपी एक, सॉरी एचसीपी डायमंड भी है, डायमंड और एचसीपी दोनों में 2 एटम बेसिस होता है। मतलब एक लैटिस पॉइंट पे 2 एटम रखे होते हैं, बाकी किसी में भी नहीं होता। तो अगर मैं रेशो निकालू इनका, नंबर 2 रेशो निकाले कि एक लैटिस पॉइंट पे कितने एटम होंगे, तो एक रेशो निकलता है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो देखो बाकी सब में तो खैर एक लेटिस पॉइंट पे एक ही एटम होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसमें भी एक लेटिस पॉइंट होता है और एक ही एटम होता है। इसमें 2 लेटिस पॉइंट होते हैं और 2 ही एटम होते हैं। इसमें 4 लेटिस पॉइंट होते हैं और 4 एटम होते हैं यूनिट सेल के अंदर। बट इसमें 3 लेटिस पॉइंट होते हैं और 6 एटम होते हैं। इसमें 4 लेटिस पॉइंट होते हैं और एक 8 एटम होता है। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, डायमंड वाला, ठीक है। बाकी तो खैर ऐसा कुछ खास है नहीं, तो बस ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी आपको यहाँ से पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स या कोऑर्डिनेट नंबर जिसे आप बोलते हो। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स क्या होंगे इसके? कोऑर्डिनेट नंबर भी वही होता है एक्चुअली, कि नजदीकी कितने एटम्स हैं, जैसे 6, इसमें कोऑर्डिनेट नंबर आप लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स या कोऑर्डिनेट नंबर। कौन कौन से कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए थे कल, समझा दिए थे। जैसे मान लो सिंपल क्यूबिक, उसमें A00, 0A0, 00A, उनके भी नेगेटिव नेगेटिव थे। तो 6 यहाँ पे थे, 8 यहाँ पे थे, यहाँ पे 12 होते हैं, और एफसीसी और एससीबी में लगभग लगभग सेम ही होते हैं, 12, इसमें 4 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, मतलब 2R की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर से निकलता है। 2R तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को आप लोग ले लो और उसी से निकलता है वो, है ना। जो मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट करके किसी भी कोऑर्डिनेट को 2R निकाल सकते हो आप, ठीक है। सो नंबर 4 वही है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, क्योंकि 2 एटम एक दूसरे को टच करते हैं, इसलिए वो तो 2R होगी, नो नो डाउट। बट लेटिस पॉइंट से क्या रिलेशन होगा उसका, वो हम लोग अलग अलग जगह निकाल चुके हैं। A
इसका होता है √3 a/2। ये आपको रटना नहीं है बेटा, ये आप निकाल सकते हो। कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेना और उस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर सम रूट कर देना, जो भी करना है आपको स्क्वायर रूट सम कर देना। तो ये रटना नहीं है आपको, ये चीज तो खेल अंडरस्टूड है कि ये कैसे निकालना है। बस कोऑर्डिनेट आपको तभी इमेजिन हो पाएंगे जब आप लोग उसका स्ट्रक्चर याद रखोगे। मैंने आपको 2-3 दिन बस यही समझाया कि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हम लोगों ने 2 दिन इसी बात पे मेहनत की बेटा, ठीक है। इसीलिए ये जो है ना उस चीज से निकल जाएगा, तो उसको रटना मत, रटोगे तो भूल जाओगे। हाँ, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है ना, ये आपको थोड़ी रटनी पड़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ा लफड़ा है। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये रटनी मतलब आसान ही है, कोई कठिन नहीं है। याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप याद रख सकते हो। √2 a करके आती है ये, बाकी सब तो खैर नॉर्मल है। ए इसकी आती है, सी इसकी आती है, इसकी होती है a/√2। तो ये भी याद रखना, कोई बड़ी बात खास बात है नहीं, हो जाएगा तुमको यार, चिंता मत करना है ना। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स, ये जरूर याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स, तो ये होते हैं हमारे पास 12, ये होते हैं 6, ये होते हैं 6, ये होते हैं 2, और ये होते हैं 12। क्लियर, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, लकीर खींच तुम एक बार, रुको 1 मिनट। लकीर के फकीर, कहावत अच्छी है। हाँ, चलो। तो जिनका भी कल सेट का एग्जाम है, मैं उनको एडवांस में थोड़ी बधाई दे दूं अभी से, ठीक है। जो जो बच्चे कल सेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, वो उससे कुछ कंटेंट तो तुमको लर्न हुआ होगा सेट की टेस्ट सीरीज से। और एक मेजर टेस्ट सीरीज मैंने डाली है उसी टेस्ट सीरीज के अंदर, वो बहुत बहुत ज्यादा काम की है। वो काम की ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो मैंने मेजर टेस्ट सीरीज डाली है ना, ठीक है ना, जो मैंने मेजर टेस्ट सीरीज डाली है, हाँ सुनो, जो टेस्ट सीरीज मैंने डाली है सेट की, वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी ऑल ऑल इंडिया के लेवल के सेट के एग्जाम होते हैं ना, चाहे मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, चंडीगढ़ पंजाब हो, या कोई भी स्टेट हो, तो हर स्टेट के सेट के एग्जाम के लिए वो टेस्ट सीरीज है सेट एग्जाम की। 99 रुपीज में है, बहुत इफेक्टिव है वो, ठीक है। बट कल मैंने उसमें एक मेजर टेस्ट डाला है। वो मेजर टेस्ट राजस्थान सेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि वो मेजर टेस्ट में राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत जरूरी है सेट एग्जाम के लिए। क्योंकि सेट एग्जाम का पेपर वही टीचर सेट करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का करते हैं। इसीलिए वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मैंने मेजर टेस्ट डाला है ना तुम्हारा, और जो तुमको मैंने सॉल्व करने को दिया है। स्वर्णा, तुमने उसको सॉल्व कर लिया क्या? क्यों, ये बताओ। तो मैंने कहा था 2 दिन में सॉल्व कर लेना उस टेस्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट।
हाँ, उसको प्रॉपरली सोल्व कर लो, कल तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा वो। ठीक है ना। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी अगर सेट का एग्जाम दे रहे हो तो वो टेस्ट सीरीज ले लेना, सेट एग्जाम की काम आएगी। ठीक है ना। चलो, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो खैर सिंपल है, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब। इसके तीन तरह के, दो तरह के होते हैं, 3√3 ए स्क्वायर सी बाई टू, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3√3 3√2 ए क्यूब। दो तरह का होता है, इसका भी ए क्यूब होता है। ठीक है। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे, सो वॉल्यूम ऑफ primitive unit cell, number 8 property, volume of primitive unit cell, volume of primitive यूनिट सेल। तो क्या वो प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए लेटिस पॉइंट का डिवाइड कर दो तो हो जाता है वो तो। इसमें तो खैर एक ही लेटिस पॉइंट होता है एक एटम पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें दो लेटिस पॉइंट होता है दो एटम पे, इसमें फोर लेटिस पॉइंट्स होते हैं फोर एटम्स पे, और इसका तो खैर सिंपल है ही सही, थ्री लेटिस पॉइंट होते हैं। थ्री लेटिस पॉइंट होते हैं ना इसमें तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल तुमको लिखा है ना ऊपर, थ्री लेटिस पॉइंट के लिए एक बार दिखाता हूँ। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, हाँ तो ये √2 ए क्यूब आएगा सीधा ही। √2 ए क्यूब, और यहाँ पे फोर लेटिस पॉइंट होते हैं, इसलिए ए क्यूब बाई फोर। ठीक है। एटॉमिक रेडियस लिखाने की नीड नहीं है मुझे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है ना वो यहीं से निकल जाएगी। जो 4 नंबर पॉइंट है ना जहाँ पे आपने 2r लिखा हुआ है, तो इस 4 नंबर पॉइंट में 2r इज इक्वल टू, अगर आप लोग लिख सकते हो तो इस 4 नंबर पॉइंट से तुम r भी लिख सकते हो। तो मुझे लगता नहीं कि एटॉमिक रेडियस का कोई पॉइंट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं उसको क्रिएट नहीं करता हूँ। ठीक है ना। मैं उसको क्रिएट नहीं करता हूँ, एटॉमिक रेडियस वाले पॉइंट को क्रिएट, और जरूरी नहीं करना है ना। अगला पॉइंट क्रिएट करते हैं, टाइप ऑफ पैकिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं टाइप ऑफ पैकिंग का। टाइप ऑफ पैकिंग, तो यहाँ पर टाइप ऑफ पैकिंग क्रिएट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, खेल तो हो जाएगा। ये लूज पैक्ड होता है, ये लूज पैक्ड होता है। ठीक है, ये भी लूज पैक्ड होता है, ये क्लोज्ड पैक्ड होता है, क्योंकि 74% है ना इसका, 74% से कम तो जो है लूज होगा, अदरवाइज क्लोज पैक्ड होगा। समझ में आई बात, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ। अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। नंबर 8 पॉइंट होगा, नंबर 10 पॉइंट होगा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये भी खैर बहुत अच्छा पॉइंट है। 5/6 मतलब कि लगभग लगभग 52%। ये होता है √3 π/8, लगभग लगभग 68%। पाई अपॉन 3√2
मतलब अप्रोक्सीमेटली 74%, ये भी सेम ही होता है, और ये भी √3 5/6, मतलब कि ये होता है लगभग लगभग 34%। ये डायमंड का याद रखना, ये थोड़ा सा आपको पता चलेगा नहीं। और एग्जांपल्स मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, दो चीजें जो आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं ना, इसके एग्जांपल का आपको क्रिएट करना है कॉलम, और इसके थर्ड नेबरिंग डिस्टेंस वाला आपको क्रिएट करना है। दो कॉलम आप क्रिएट करो, जैसे कि होमवर्क है आपका। तो आज की क्लास केवल इतनी ले पाऊंगा मैं, क्योंकि कल सेट का एग्जाम है, बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, इसीलिए थोड़ा सा आज मैं आपको रिलैक्स करूंगा सेट एग्जाम के लिए और जेस्ट के एग्जाम के लिए। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। यूट्यूब पे मैं शाम को आऊंगा तुमको सेट एग्जाम और जेस्ट के एग्जाम के बारे में थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग तैयारी करो, ठीक है ना, और मैं आपको शाम को यूट्यूब पे मिलूंगा। वो मिस्टेक तुम लोग कर लेना, मैंने तुमको बस वो प्रोवाइड कर दिया किसी जगह से। टाइम मैं डिसाइड करूंगा, मुझे पता नहीं टाइम, 6 बजे के आसपास का टाइम रहेगा, 6 o'clock अराउंड, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं यूट्यूब पे। ऑल द बेस्ट।